नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूरी दुनिया में एक अजीब सी उथल पुथल और अनिश्चितता की स्थिति है। ये समझना मुश्किल है कि कौन मोहरा और कौन बाजीगर। पहले युद्ध जमीन के हिस्से पर कब्जे के लिए लड़े जाते थे, लेकिन अब युद्ध दूसरे मुल्कों के संसाधनों पर कब्जे के लिए लड़ा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस तरह अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तेल भंडारों पर कब्जे की बिसात बिछाई, इस क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए इजरायल को मजबूत बनाया, युद्ध की आग को हवा देकर अरब देशों के बीच डर पैदा किया और सुरक्षा का भरोसा देकर अपने पेट्रोल डॉलर को मजबूत किया। अमेरिका ने इस तरह गोटियां चली कि कोल्ड वॉर में उसका प्रतिद्वंदी यूएसएसआर खंड खंड हो गया और अमेरिका दुनिया का दरोगा बन गया। अमेरिकी हुक्मरानों ने अपनी सहूलियत और फायदे के हिसाब से कभी तानाशाहों को खड़ा किया, कभी उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस लिस्ट में इराक के सद्दाम हुसैन भी हैं और लीबिया के कर्नल गद्दाफी भी। जो भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ गया, उसे मिटाने में देर नहीं लगाया। अमेरिका के खिलाफ लगातार मोर्चा लेने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनाई का भी वही अंजाम हुआ। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ी वजह रही इन मुल्कों के संसाधन, खासकर तेल पर कब्जा। ईरान युद्ध भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोडक्शन, मार्केट और सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ईरान में उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी, इस सवाल का भविष्य जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अरब वर्ल्ड बुरी तरह से आपस में ही उलझ गया है, टूटता और बिखरता दिख रहा है। इस बीच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकल गया है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ओपेक से यूएई के बाहर निकलने से हम भारत के लोगों का क्या लेना देना, हमारी रोजी रोटी पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या महंगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे यूएई के एक फैसले से तेल का पूरा खेल कितना उलझ गया है। यूएई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, यूएई के ओपेक से बाहर निकलने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएई के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? आखिर उनके निशाने पर है कौन? आज ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम में तेल के खेल में फंसी दुनिया। 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बीच अप्रैल का कैलेंडर पलटने से पहले कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल पहुंच गई। मतलब 4 साल में कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। 1 मई को यूएई तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया। मतलब यूएई पर अब ओपेक के नियम कायदे लागू नहीं होंगे। वहां के सर्वे सर्वा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की हुकूमत ये तय करेगी कि यूएई को तेल का कितना उत्पादन करना है, कीमत कितनी रखनी और किसे तेल बेचना है। ओपेक 12 सदस्य देशों का एक ग्रुप है जो सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन का कोटा तय करता है। इससे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं। ओपेक सदस्यों में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन तो सऊदी अरब करता है, उसके बाद नंबर इराक का आता है, फिर ईरान का और चौथे नंबर पर यूएई था। आंकड़े बताते हैं कि यूएई से करीब 3 गुना अधिक कच्चा तेल सऊदी अरब निकालता है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि यूएई के हुक्मरानों ने किस सोच के साथ ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया भर के तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हिसाब लगा रहे हैं कि यूएई ने 50 साल से अधिक पुराने गठबंधन ओपेक से निकलने का फैसला क्यों लिया। इससे तेल बाजार कितना प्रभावित होगा, यूएई के इस फैसले से किन देशों को फायदा या नुकसान हो सकता है। यूएई के
ओपेक से निकलने की वजह जानने से पहले इसके वजूद में आने की वजह समझना जरूरी है। 1960 में पश्चिमी देशों की तेल कंपनियों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए ओपेक की स्थापना हुई, जिसके ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, वेनेजुएला संस्थापक सदस्य थे। करीब 7 साल बाद संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक रूप से ओपेक में शामिल हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वो समाप्त हुआ 1945 में, तो 1960 तक द सेवन सिस्टर्स 7 पश्चिमी ऑयल कंपनीज थी जो सारा ऑयल मिडिल ईस्ट का, वेस्ट एशिया का कंट्रोल करती थी, बहुत प्रॉफिट बनाती थी, और जो देश थे जिनके पास ये तेल था उनको बहुत कम पैसा मिलता था। तो फिर शाह ऑफ ईरान बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसने कहा कि भाई अब हमारा जो ये रिसोर्स है, हमारा जो ये साधन है, इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो उसने फिर जोर लगाया और ओपेक की स्थापना हुई बगदाद में, और वो हुआ था मेरा ख्याल 1960 में। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने मिलकर उसको बनाया था। ओपेक देश ग्लोबल ऑयल सप्लाई का करीब 30% कंट्रोल करते। वहीं ओपेक प्लस की ग्लोबल ऑयल सप्लाई में हिस्सेदारी 40% से अधिक हो जाती। साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ओपेक सदस्यों में क्रूड प्रोडक्शन में सऊदी अरब की 34.34%, इराक की 14.54%, ईरान की 11.83%, यूएई की 11.39%, कुवैत की 8.97%, नाइजीरिया की 5.48%, लीबिया की 4.70%, वेनेजुएला की 3.40%, अल्जीरिया की 3.39%, कांगो की 0.94%, गैबोन की 0.82% और इक्वेटोरियल गिनी की 0.19% हिस्सेदारी रही। मतलब ओपेक सदस्यों में क्रूड प्रोडक्शन के मामले में यूएई चौथे नंबर पर है। यूएई की क्रूड प्रोडक्शन क्षमता अधिक है, लेकिन ओपेक के नियम कायदों की वजह से यूएई अपनी क्षमता के हिसाब से क्रूड प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। अब अपनी इस क्षमता का यूएई पूरा फायदा उठाना चाहता है। ओपेक में एक कानून था, एक प्रिंसिपल था कि भाई आप अपने कोटा रखिएगा। यूएई ओपेक डिसाइड करता था, कीमतें भी हम मिलके तय करेंगे और कितना किसको भेजना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो यूएई इससे खुश नहीं था, हम भी खुश नहीं थे। उसने अब छोड़ दिया है, कहता है कि भाई मेरे को जो करना है मैं करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूं कि सऊदी अरेबिया या कुवैत या बहरीन या दूसरे जो मेंबर्स है, वेनेजुएला, नाइजीरिया, फिर एक ओपेक प्लस बन गया था, रूस भी उसमें है, 2016 में बना था। ये लोग क्यों फैसला करें मेरे राष्ट्रीय हितों का, इसीलिए उसने छोड़ दिया। कहा जाता है 8-9 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकालने की क्षमता है। तो वो कहा जा रहा है कि अपना कैपेसिटी, अपना जो ऑयल एक्चुअली निकाल के बाज़ार में बेचना चाहते हैं वो 5 मिलियन बैरल पर डे करना चाहते हैं। उससे विश्व में सबको लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में यूएई के हुक्मरानों ने जो रास्ता चुना, जिस तरह की कूटनीति को आगे बढ़ाया, उससे ओपेक के सबसे बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब और चौथे नंबर के खिलाड़ी यूएई के बीच तलखी बढ़ती गई। यमन समेत दूसरे कई मुद्दों पर अबू धाबी और रियाद की राहें जुदा हैं। अमेरिका इजराइल के साथ यूएई के आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते गहरे हुए। यूएई समर्थन करता है एक ग्रुप का यमन में जो सरकार नहीं है, जो चाहते हैं कि दक्षिण यमन अलग हो जाए, जबकि सऊदी अरेबिया कहता है कि जो असली सरकार है यमन की उसका मैं समर्थन करता हूं। तो आपस में इनके थोड़ा बहुत होता रहता है। सऊदी अरेबिया ने उसकी एयरफोर्स ने जाके बॉम्ब भी किया था, एक कंसाइनमेंट, बोला कि ये जो यूएई के हथियार हैं ये भेज रहे थे जो वहाँ के बागी लोग हैं दक्षिण यमन के। तो भले ही वो एक दूसरे के चाचे भतीजे हों वहाँ के जो राजा हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो हैं इन्होंने साफ कर दिया। छोटी तो नहीं है, खैर बड़ी बातें हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब नेशनल इंटरेस्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं तो ओपेक जैसा कार्टेल फिर कमजोर हो जाता है। जो यूएई है इसके इस समय सऊदी अरेबिया के साथ संबंध बहुत ख़राब हो गए। तो यूएई ने अपने को पूरी तरीके से इजराइल और अमेरिका के साथ जोड़ लिया। हालांकि सऊदी अरेबिया भी प्रो अमेरिका है, सऊदी अरेबिया भी पूरी तरह से जुड़ा, लेकिन अमेरिकन सऊदी अरेबिया से इस समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे। तो ये एक अमेरिका का प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि यूएई को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, यूएई को इससे बाहर निकालना, ओपेक को कमज़ोर करना। तो ये एक बना भाई यूएई
जो है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा देश है, पॉपुलेशन भी उनकी ज़्यादा नहीं है, तो वो जो है इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे भी काफ़ी समय से उनके इजराइल के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। करीब 6 साल पहले हुए अब्राहम समझौते की शर्तों के मुताबिक यूएई ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध जोड़ा। ईरान युद्ध के दौरान यूएई के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन गिरने के बाद भी वहां के हुक्मरान इजराइल और अमेरिका से रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करते दिखे। दरअसल यूएई को अपने क्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ खड़े होने में अधिक फायदा दिख रहा है। यूएई अब 2027 तक तेल उत्पादन को 34 लाख बैरल से बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। ओपेक से यूएई के बाहर निकलने से उसे अपनी क्षमता के हिसाब से क्रूड प्रोडक्शन की पूरी आजादी होगी। अपने हिसाब से बाजार और कीमत तय कर सकेगा। ईरान की नाकेबंदी की वजह से तेल खरीदारों के लिए यूएई नए विकल्प के रूप में मौजूद होगा। नए स्वतंत्र खिलाड़ी के मैदान में उतरने से तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ओपेक की तुलना में यूएई सस्ता तेल बेच सकता है। इससे तेल उत्पादन और कीमतों को कंट्रोल करने वाली सबसे दमदार संगठन कमजोर हो गए। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तेल का बाजार और बढ़ जाएगा। अमेरिका भीतर खाने चाहता है कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन में दमदार भूमिका निभाने वाला ओपेक धीरे धीरे कमजोर हो जाए या फिर खत्म हो जाए। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह कूटनीति आगे बढ़ी है, उसमें यूएई और सऊदी अरब के बीच रिश्ते तल्ख हुए हैं। यूएई खुद को सऊदी अरब के प्रभाव से मुक्त करना चाहता है, अकेले आगे बढ़ना चाहता है। शायद यूएई के हुक्मरानों को लगता है कि उनकी बात प्रभावी ढंग से नहीं सुनी जा रही। ऐसे में ओपेक की छतरी के नीचे से हटने से अबू धाबी को तेल उत्पादन और तेल मार्केटिंग के लिए खुला आसमान दिख रहा है। भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि ओपेक से निकलने के बाद यूएई बेहिसाब तेल का उत्पादन कर सकेगा, लेकिन एक सच ये भी है कि यूएई के हबशन फुजैरा पाइपलाइन की क्षमता 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है, जिसे बढ़ाकर 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन किया जा सकता है। ऐसे में तेल उत्पादन और तेल के सप्लाई चेन में सऊदी अरब या हॉर्मुज स्ट्रेट का विकल्प बनता तो यूएई नहीं दिख रहा। इतना जरूर है कि यूएई अपने सहयोगी देशों को सस्ते में कच्चा तेल बेच सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेल की दुनिया में इस नई हलचल से भारत को फायदा हो गया या नुकसान। माना जा रहा है कि यूएई के इस कदम से भारत की रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल मिल सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों के पास कीमतों में कटौती की गुंजाइश बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी के ज्यादातर हिस्से पेट्रोल डीजल से प्रभावित होते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती घटती कीमतें आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाती और घटाती। भारत कच्चे तेल की जरूरत का 85% हिस्सा आयात करता है, जो 40 देशों से आता है। हमारे देश की कच्चे तेल की जरूरतों का आधे से अधिक हिस्सा मध्य पूर्व के देशों से आता है, जिसमें से एक यूएई भी है। भारत के कुल कच्चे तेल का आयात का करीब 10% हिस्सा यूएई से आता है। माना जा रहा है कि बदले कूटनीतिक समीकरण में यूएई अब क्रूड प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगा। हाल के वर्षों में यूएई और भारत के बीच रिश्तों में मिठास और साझेदारी दोनों बढ़ी है। ऐसे में ओपेक की तुलना में यूएई भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल दे सकता है। ये भारत के हित में है। मैं बता दूं, भारत के हित में 2 कारणों से है। एक तो कि संभव है कि अगर तेल का एक्सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ता है तो तेल के दाम थोड़े से कम होंगे, और दूसरा यह कि वहाँ पे भारत को एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, जिसमें कि अभी क्या हो रहा है कि यूएई और सऊदी अरब में वहाँ पे तनातनी है, ईरान और बाकी देशों में वहाँ पे तनातनी है। तो वैसे में जो टेंशन वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो भारत को यह निर्णय लेने की जरूरत है कि कैसे अपनी पॉलिसी को वहाँ पे बैलेंस पॉलिसी को मेंटेन कर पाए। अब यूएई का जो डिसीजन है उससे अमेरिका भी यही चाहता था, ट्रम्प भी यही चाहते थे कि ओपेक का कंट्रोल, तेल पे जो है प्राइस का जो कंट्रोल है वह कम हो, और अमेरिका इस पॉलिसी को सपोर्ट करता था। ओपेक को कई बार ट्रम्प सीधा ब्लेम कर चुके हैं जो प्राइस कंट्रोल है उसको। तो वैसे में मुझे लगता है कि भारत को ही फायदा है। हमारे यूएई के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब देखना ये क्या यूएई भारत को कुछ कंसेशनल रेट पे, सस्ते दाम पे तेल मुहैया करेगा।
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ ज़रूर ऑयल कंपनीज बात करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएई के हालिया फैसले से भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा। इससे कंपनियों के पास कीमतों में कटौती की गुंजाइश होगी। यूएई खुद को तेल बाजार में स्थापित करने के लिए भारत जैसे बड़े खरीदारों को बड़ी छूट दे सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भारत को 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा हो सकता है। यूएई ने जो निर्णय लिया है वो वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है, रीजन के लिए भी अच्छा है, और भारत जो मित्र देश है यूएई का भी, सऊदी अरेबिया का भी, पर भारत जैसे कंज्यूमर जो देश है, जो बहुत अधिक ऑयल और गैस के आयात पर निर्भर है, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। यूपीए सरकार में तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बात बढ़ी, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट लटक गया। दरअसल भारत का मिशन चाबहार पूरा हो गया होता तो सामरिक रूप से पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब होता। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत कम होती और भारत तक ईरान से कच्चा तेल आने का रास्ता साफ होता। भारत के कच्चे तेल आयात का करीब 70% हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से आ रहा है। ऐसे में होर्मुज के विकल्प के तौर पर फुजैरा पोर्ट तक पाइपलाइन को देखा जा रहा है। ये भी दलील दी जा रही है कि हबशन फुजैरा पाइपलाइन की क्षमता में मामूली बढ़ोतरी की गुंजाइश है। दूसरी जबल धन्ना फुजैरा पाइपलाइन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई। अमेरिका ईरान टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड के बीच भारत ने रूस से अधिक कच्चा तेल खरीदा। अप्रैल में हर दिन 1.6 मिलियन बैरल तेल की रूस से सप्लाई हुई। वेनेजुएला और ईरान से भी कच्चे तेल का आयात किया गया। भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल करीब 40 देशों से आयात करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूएई के ओपेक से अलग होने का बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खाड़ द्वीप पर हमला कर अपना मंसूबा साफ कर दिया। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर उसके तेल क्षेत्र पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में 4 गुना तबाही मचाई जाएगी। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की नाकेबंदी की, उससे ईरान के सामने एक नए तरह का संकट पैदा हो गया है। तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से ईरान से तेल बाहर नहीं जा पा रहा। इससे ईरान में तेल का भंडार बढ़ता जा रहा है। अगर अमेरिकी नाकेबंदी इसी तरह जारी रही तो ईरान को अपना तेल उत्पादन बंद करना होगा और बंद कुओं से दोबारा तेल निकालना बहुत मुश्किल होता है। ईरान के खिलाफ अपनी इस रणनीति को अमेरिका इकोनॉमिक फ्यूरी यानी आर्थिक तूफान का नाम दे रहा है। अमेरिका जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें दुनिया के तेल उत्पादन में 40% हिस्सेदारी वाले ओपेक में ईरान को पंगु बनाने पर तुला है और यूएई जैसा खिलाड़ी बाहर हो चुका है। मतलब अमेरिका ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है जिससे दुनिया में एनर्जी सप्लाई का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ईरान का खारगुदेब, इस अहम आर्थिक और सामरिक ठिकाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर है। फारस की खाड़ी में स्थित खारगुदेब से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। इस द्वीप को ईरानी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिका चाहता है कि खारगुदेब पर उसका कंट्रोल हो। ऐसे में इराक, कुवैत और सऊदी अरब तीनों ओर से खारगुदेब पर कब्जे की रणनीति पर बढ़ते राष्ट्रपति ट्रंप दिख सकते हैं। ईरान के तेल भंडार और तेल सप्लाई के अहम रूट होर्मुज पर भी अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का मुख्य मकसद, ईरान पे जो अमेरिकी हमले हो रहे थे, उसका मुख्य मकसद था कि वहाँ पे जो तेल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ईरान से, उसको कंट्रोल करना। इजराइल का मकसद अलग था। इजराइल वहाँ पे सत्ता परिवर्तन चाह रहा था, रिजीम चेंज चाह रहा था। लेकिन अमेरिका केवल रिजीम चेंज नहीं चाह रहा था। उनको लग रहा था कि रिजीम चेंज के बाद वहाँ पे तेल के मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर पाएंगे और एक तरह से पूरे विश्व का जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, वेनेजुएला भी उनके हाथ में चला गया है, यह भी चला गया है, रूस पे सैंक्शन है, तो इस तरह से पूरे विश्व में तेल के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। यही उनकी नीति थी। हालांकि
यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आपने जैसा देखा कि अभी भी हॉर्मुज़ में ब्लॉकेट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम काफ़ी आगे चला गया है। तो जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वहाँ पे इन संसाधनों को कंट्रोल करने का था। अमेरिका एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है जिससे ईरान का तेल बाहर नहीं निकल सके। ऐसे में स्टोरेज की दिक्कत की वजह से अगर ईरान को तेल उत्पादन बंद करना पड़ा तो ऐसे तेल कुओं से दोबारा प्रोडक्शन आसान नहीं होगा। ओपेक के दो बड़े खिलाड़ी, पहला ईरान अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, दूसरा यूएई इससे बाहर निकल चुका है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। सऊदी हुक्मरान वही करने को मजबूर हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे। कभी दुनिया के तेल संसाधनों पर कब्जे के लिए ओपेक की छतरी तानी गई, अब उसी ओपेक के बेखिलाफ के स्क्रिप्ट तैयार कर दुनिया के तेल संसाधनों पर दोबारा कब्जे की कहानी राष्ट्रपति ट्रंप ने तैयार कर दी। आज की तारीख में दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार ना अमेरिका के पास है और ना ईरान के पास, न चीन के पास और ना रूस के पास। सबसे अधिक तेल वेनेजुएला की धरती के गर्भ में है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल का भंडार है। सऊदी अरब के गर्भ में 297 बिलियन बैरल तेल है। उसके बाद 208 बिलियन बैरल के साथ ईरान है। चौथे नंबर पर 168 बिलियन बैरल के साथ कनाडा है। पांचवें नंबर पर 145 बिलियन बैरल के साथ इराक है। उसके बाद 101 बिलियन बैरल के साथ कुवैत खड़ा है। यूएई के पास 99 बिलियन बैरल तेल भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद रूस, लीबिया और अमेरिका का नंबर आता है। आज की तारीख में अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है, लेकिन ऑयल सप्लाई चेन और मार्केट पर ओपेक का पलड़ा भारी है। ईरान को अमेरिका तबाह करने पर आमादा है। साल की शुरुआत में अमेरिका ने एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास है। मौजूदा समय में अघोषित रूप से वेनेजुएला के तेल भंडारों का इस्तेमाल उसी तरह हो रहा है जैसा राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या निकोलस मादुरो को इसीलिए सत्ता से बेदखल किया गया जिससे वेनेजुएला के तेल भंडारों पर नियंत्रण किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत और चीन कच्चे तेल के बड़े खरीदारों में से एक है। ऐसे में अमेरिका ने एक ओर वेनेजुएला के सस्ते तेल का विकल्प खोल दिया, दूसरी ओर यूएई के सस्ते तेल का भी। दरअसल अमेरिकी थिंक टैंक ये भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि चाइना लंबे समय से तेल उत्पादक देशों के बीच दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पेट्रोल डॉलर कम हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी कोशिश ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सप्लाई और ऑयल मार्केट तीनों को कंट्रोल करने की है। दुनिया की तरक्की में तेल ने अहम भूमिका निभाई है। खाड़ी देशों में एक ऐसी साझी व्यवस्था बनी जिसमें खाड़ी देशों ने सबको तेल बेचा। इसका सबको फायदा हुआ। कभी ब्रिटेन की नौसेना ने समुद्री रास्तों की रक्षा की, फिर इस क्षेत्र में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका ने खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाए, सुरक्षा का भरोसा दिया। यह सिस्टम करीब 5 दशकों तक चला। पिछले कुछ दशकों में ईरान जिस रास्ते बढ़ा उसमें अमेरिका को अपना सिस्टम हिलता दिखा। अमेरिका के खाड़ी देशों में पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, वहीं ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का बटन दबाकर पूरे मिडिल ईस्ट के सिस्टम को इधर उधर कर दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन अरब वर्ल्ड के उन देशों में भी गिरे जिनके बीच रिश्ते सुधरने लगे थे। दुनिया में तेल उत्पादन में अमेरिका टॉप पर है, लेकिन तेल की कीमत और बाजार तय करने में ओपेक की बड़ी भूमिका है। सऊदी अरब के साथ अमेरिका की साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूएई और सऊदी अरब के बीच तलखी बढ़ी है। ऐसे में सऊदी के वर्चस्व वाले ओपेक से निकलकर यूएई ने तेल के खेल और बाजार में बड़ी हलचल पैदा कर दी। यूक्रेन युद्ध के बाद तेल का खेल और बाजार बनाने बिगाड़ने में रूस बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में तेल का बाजार कई हिस्सों में बंट चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह गोटियां चल रहे हैं जिससे दुनिया के तेल संसाधनों पर उनके मुल्क का कब्जा हो जाए। आज की तारीख में तेल भंडारों से भरपूर वेनेजुएला में अमेरिका के इशारे पर हुकूमत चल रही। सऊदी हुक्मरान अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आंख की पुतलियों के इशारे पर चलते रहे। राष्ट्रपति ट्रंप का मिशन ईरान जारी है।
कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का मंसूबा जता चुके हैं। तेल भंडार से भरपूर इराक और कुवैत अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते। तेल की दुनिया का एक अहम खिलाड़ी यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है। मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा दाव चला जिसमें दुनिया में एनर्जी सप्लाई का पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, अमेरिका का मानना यह है कि ओपेक जो है इसमें कोटा सिस्टम होता है कि हर मुल्क जो है डिमांड के हिसाब से उसको कोटा बढ़ता है, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, और वो बेचता है तो उससे तेल की कीमत भी तय होती है। अमेरिकन का कहना यह है कि ये कोटा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, मार्केट को डिटरमिन करना चाहिए। तो ऑयल कंपनीज जो हैं वो तेल का निर्धारण करेंगे कि कितना तेल निकलना है। तो उसमें ये होगा तो फिर तो अमेरिकन ऑयल कंपनीज और ब्रिटिश, फ्रेंच यही कंपनीज हैं, तो इनके हाथ में पूरा तेल का कारोबार आ जाएगा। मतलब प्रोडक्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी और प्राइस भी यही तय करेंगे, और जिन मुल्कों में निकलता है उनकी से बहुत कम हो जाएगी। संभवतः राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति है कि तेल उत्पादक देश आपस में बंट जाएं और इसके साथ तेल का बाजार भी बंट जाए। इससे भविष्य में तेल की मांग बनी रहेगी और बढ़ती भी रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप पारंपरिक ऊर्जा यानी तेल गैस के प्रोडक्शन, सप्लाई सिस्टम और मार्केट तीनों को इस तरह चलाना चाहते हैं जिससे यूएसए को अधिक से अधिक फायदा हो। इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया को बदलने में तेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जिस देश ने तेल की अहमियत को जल्दी समझा, उसने उतनी ही तेजी से तरक्की की। वैसे तो तेल का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। साल 1829 में रूस के बाकू में तेल मिला, वहां कारखाना लगा, लेकिन रूसियों को तेल की अहमियत समझ में नहीं आई। दूसरी ओर अमेरिकन ने इसे सोने की तरह बेशकीमती माना। भारत में साल 1857 में जब कंपनी राज से आजादी के लिए संग्राम चल रहा था, उस दौर में अमेरिका में तेल क्रांति आकार ले रही थी। वहां के पेंसिल्वेनिया में प्रांत में तेल के लिए ड्रिलिंग हुई। तेल कारोबार में कई दिग्गजों ने हाथ आजमाया, लेकिन जॉन विलियम डी रॉकफेलर ने इस धंधे में सबको पछाड़ दिया। रूस को तेल की वैल्यू बाद में समझ में आई। साल 1917 की रूस की क्रांति की बड़ी वजहों में से एक तेल भी था, क्योंकि बाकू बाटू में तेल कुओं में काम करने वाले मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज व्लादिमीर लेनिन ने बुलंद की। स्टालिन का भी तेल युद्ध से गहरा नाता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने उन क्षेत्रों की ओर खास तौर से फोकस किया जहां की जमीन के नीचे तेल का अकूत भंडार दबा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी हुक्मरानों की समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि भविष्य में वही ताकतवर होगा जिसका तेल पर कब्जा होगा। वो दशक 1930 का था। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। साल 1933 में स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से एक कंपनी बनी, जिसने सऊदी अरब के साथ तेल रियायत को लेकर समझौते पर दस्तखत किए, जिससे तेल की खोज की छूट मिली। इसके बाद अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी अरामको का जन्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेल पर कब्जे के लिए नए सिरे से बिसात बिछाई जाने लगी। साल 1923 में सऊदी अरब, बहरीन में तेल के भंडारों का पता चला, जिस पर ब्रिटिश पेट्रोलियम की नजर थी। अमेरिका इस क्षेत्र को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। अमेरिका अपने मुल्क की कंपनी के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। साल 1933 में सऊदी अरब और कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के बीच एक करार पर दस्तखत हुआ और शुरू हुई तेल की खोज। शुरुआती कई कोशिशें नाकाम रही, लेकिन 1938 में दम्माम नंबर 7 से जब कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू हुआ, इसके बाद कंपनी की किस्मत चमकने लगी। 1944 में कंपनी का नाम बदलकर अरामको कर दिया गया, जिसने सऊदी अरब को ग्लोबल एनर्जी मैप पर एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। अरब देशों की मजबूरी ये थी कि उनके पास तेल के भंडार तो थे, लेकिन तेल निकालने की तकनीक नहीं थी। तेल बेचने के लिए बाजार नहीं थी, जिसका फायदा अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों ने जमकर उठाया। 1950 के दशक में ईरान ने अपनी तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया तो अमेरिका ब्रिटेन ने ईरान में तख्ता पलट की साजिश रची और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का शासक बना दिया। ईरान वॉशिंगटन के करीब पहुंच गया। अरब वर्ल्ड के शहरी इलाकों में डॉलर की चमक साफ साफ महसूस होने लगी। ईरान में
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक की, उन्होंने अपना जो बर्मा शेल कंपनी को नेशनलाइज किया, क्योंकि वो अगर $1 का तेल निकालते थे तो 10 सेंट देते थे केवल ईरान को, 90 सेंट ले जाते थे खुद। और उसके बाद CIA ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ उसके खिलाफ कू कराया आर्मी के साथ मिलके। मुसद्दिक साहब जेल भेज दिए गए और शाह पहलवी वहाँ के राजा बना दिए गए, जो बिल्कुल अमेरिका की मुट्ठी में थे। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब को डॉलर में तेल का कारोबार करने के लिए तैयार कर लिया और धीरे धीरे इस क्षेत्र के दूसरे देशों में घुसने लगा। डॉलर में कारोबार के बदले में अमेरिका ने अरब देशों को सुरक्षा की गारंटी दी, लेकिन ईरान के सामाजिक ताने बाने में नई हलचल आकार ले रही थी। तेल और डॉलर की चमक की वजह से वहां गरीब अमीर के बीच चौड़ी खाई पैदा हो गई, जिससे ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। इसका असर पड़ोसी देशों पर भी पड़ा। ये तेल के कुओं से तरक्की का ईंधन निकालने वाली सोच ही थी, जिसमें अमेरिका ने मुस्लिम देशों में सैन्य तानाशाहों को खड़ा किया। ये तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों पर कब्जे की सोच ही थी, जिसमें तानाशाहों को मिट्टी में मिलाने की साजिश रची गई। ये तेल कुओं की मदद से दुनिया पर राज करने वाली सोच ही थी, जिसमें ISIS ने कभी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। इतिहास गवाह है कि तेल कुओं पर कब्जे के लिए इराक और कुवैत के बीच जंग हुई। ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती देता रहा। ये तेल से कमाई दौलत थी, जिससे हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे हथियारबंद संगठनों की ईरान मदद कर रहा था। ये ऑयल सप्लाई चेन को कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है, जिसमें अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। आज की तारीख में वैश्विक संबंध और आर्थिक तरक्की की रफ्तार तय करने में तेल और प्राकृतिक गैस बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनाइड रोबोट इंसानों की जगह लेते जा रहे हैं। कूटनीति भी अब आर्थिक नफा नुकसान की परिक्रमा करती दिख रही है। ऐसे में कारखाना हो या युद्ध का मैदान, असली ताकत उसी के पास होगी जिसका एनर्जी पर कंट्रोल होगा। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में ऑयल, कोल और नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। इसकी सप्लाई चेन में मिडिल ईस्ट के देश अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक ऐसा खेल खेला है जिसमें वो वर्ल्ड एनर्जी ऑर्डर को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका का अधिक से अधिक फायदा हो सके। तेल के लिए चल रहे नए तिकड़म के बीच दुनिया के ज्यादातर देश अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, तो भारत का आम आदमी जोड़ घटाव कर रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग यूं ही भड़कती रही तो उसकी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि तेल और गैस की कीमतों का असर जिंदगी के हर पहलू पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता ही है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, अपने हक से जुड़े मुद्दों और सबसे तेज चुनावी नतीजों के लिए आप देखते रहिए News 24।